इस एपिसोड को देखने के बाद उनको लगेगा कि हाँ, हम तैयारी कर सकते हैं, हाँ, हमारा बच्चा भी मेन स्ट्रीम स्कूल जा सकता है। वेलकम शुभा मैम। सबसे पहले आज हम अवेयरनेस लाएंगे, इंक्लूजन शब्द का मतलब क्या होता है। इंक्लूजन वर्ड को अलग लोग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। स्पेशल नीड बच्चों के लिए अलग फॉर्म होता है या मेन फॉर्म में अलग सेक्शन होता है? इन बच्चों को सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप में ही डाला गया है। एक प्यारी सी फैमिली से मिलते हैं, तो फिर आपको कब लगा कि ये नहीं सुन रही और हमें इसकी जांच करवानी है? इसके स्कूल से एक बार कंप्लेंट आई कि जो इसको हम बोलते हैं वो समझ नहीं रही है। डर लगता था कि स्कूल जा पाएगी? डर लगता था। एक डिवाइस लगा करके छोटी बच्ची, इसमें साथ दिया चांदनी ने, स्कूल के बाहर बैठना। नमस्कार, थ्रू दी एबल्ड आई पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज का एपिसोड कॉक्लियर इम्प्लांट ग्रुप ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड है। किसी भी स्पेशल नीड बच्चे की फैमिली का सबसे बड़ा सपना होता है कि उनका बच्चा भी एक मेन स्ट्रीम स्कूल जा सके, आम बच्चों की तरह पढ़े लिखे और बड़ा होकर एक सशक्त नागरिक बन सके। इसी एम को रखते हुए आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह हम अपने स्पेशल नीड बच्चों को मेन स्ट्रीमिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। आज का एपिसोड 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। पहले सेगमेंट में हम एक प्रोफेशनल से मिलेंगे ताकि हम ये समझें कि इस प्रोसेस को हम कैसे स्मूथली आगे बच्चे के लिए बढ़ा सकते हैं, और दूसरे सेगमेंट में हम ऐसी फैमिली से मिलेंगे जिसने इस प्रोसेस को किया है। तो सबसे पहले हम मिलेंगे मिस शुभा चंद्रशेखर से, जो कि एक फुल ब्राइट स्कॉलर है और जिनका एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इंक्लूजन पे काम करने का। इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि उनकी ज़िंदगी का एम ही यही है कि हर स्पेशल नीड बच्चा मेन स्ट्रीम स्कूल जा सके। सो वेलकम शुभा मैम। थैंक यू सो मच। आप अपना कीमती समय निकाल कर आए और आप आज हमारे सारी फैमिलीज़ को इतना इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि इस एपिसोड को देखने के बाद उनको लगेगा कि हाँ, हम तैयारी कर सकते हैं और हाँ, हमारा बच्चा भी मेन स्ट्रीम स्कूल जा सकता है। तो शुभा मैम, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। जी, थैंक यू वेरी मच रितु, मुझे यहाँ आज आमंत्रण करने के लिए। थ्रू दी एबल्ड आई पॉडकास्ट में आके इस विषय पे बात करने के लिए मैं अपना आभार प्रकट करना चाहती हूँ आपको। थैंक यू। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इतने सालों से हम देख रहे हैं कि जितने बच्चों को कॉक्लियर इम्प्लांट मिला है वो नंबर इंक्रीज तो हुआ है, पर वो बच्चे अभी तक स्कूल में नहीं पहुंच पाए हैं। और मैं इस फील्ड में, इंक्लूसिव एजुकेशन फील्ड में करीब 30 साल से काम कर रही हूँ। वाव। और इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना संतुष्टि इस फील्ड में मिलता है, आई डोंट नो किसी और फील्ड में मिलता होगा कि नहीं, जब हम देखते हैं कि एक बच्चा जिसको विकलांगता है वो स्कूल में बाकी बच्चों के साथ पढ़ के स्कूलिंग ख़त्म करके एक, जैसे आपने कहा कि एक एनेबल्ड इंडिविजुअल बन जाता है, एंड उसके एडल्ट लाइफ उतना ही अच्छा है जितना हम किसी भी अपने बच्चे के लिए चाहेंगे। करेक्ट। इसमें बहुत इस फील्ड में और मेरे इस जर्नी में मैं कहूँगी कि मैं बहुत लकी थी कि मेरे साथ ऐसे प्रिंसिपल्स जुड़े, पेरेंट्स भी जुड़े, टीचर्स एंड पीयर्स, सबके कंट्रीब्यूशन की वजह से आप मुझे जो एक्कोलेड्स देना चाहते हैं, आई थिंक उसमें सबका कुछ ना कुछ योगदान है। मैम, जब हम बात करते हैं मेन स्ट्रीमिंग की, एक वर्ड आता है इंक्लूजन। सबसे पहले आज हम अवेयरनेस लाएंगे कि इंक्लूजन शब्द का मतलब क्या होता है और हम किस सिचुएशन में बोलते हैं कि द चाइल्ड हैज़ बीन इंक्लूडेड। जी, और मेन स्ट्रीमिंग क्या है? जी, इंक्लूजन वर्ड को अलग लोग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। मेरे लिए इट्स समथिंग कॉल्ड प्रोग्रेस। ओके। जब हम आगे बढ़ते हैं, हाँ, बच्चा आगे बढ़ रहा है, और कई बार स्कूल और पेरेंट्स भी पढ़ाई को लेके ही बच्चे को एक मेन स्ट्रीम स्कूल में लेके आते हैं, ये सोच के कि
जब समाज पूछता है कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, करेक्ट, तो वो एक ऐसे स्कूल का नाम ले सकते हैं जिसमें स्पेशल वर्ड नहीं है। राइट, बट एक्चुअली इंक्लूजन एक जर्नी है। इट्स नॉट अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी। इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन कि स्कूल में बच्चे को एडमिशन मिल गया और बात वहीं ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। राइट, क्योंकि बच्चे जब स्कूल आते हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, वो वहाँ खेलने के लिए आते हैं, फ्रेंड्स बनाने के लिए, मस्ती करने, गेम्स खेलने। तो इंक्लूजन सही मायने में तभी होता है जब एक बच्चे जिसको स्पेशल नीड्स है उसको वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है जब जो एक टिपिकल बच्चे को मिलता है। राइट, एंड उसमें प्रिपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है पेरेंट्स को, फैमिली को, बच्चे को, स्कूल को, स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स को, और साथ में पढ़ने वाले पीयर्स को, जो टिपिकली डेवलपिंग पीयर्स हैं, उनको भी काफ़ी हद तक हमें तैयार करना पड़ता है, तब जाके इंक्लूजन पॉसिबल होता है। एंड एज आई सेड, ये धीरे धीरे होता है और हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी फिर संभल जाती है। वाओ। तो आज आपने इंक्लूजन का बहुत अच्छा मतलब समझाया, क्योंकि अब तक हमें ये लगता था कि स्कूल में एडमिशन का मतलब है इंक्लूजन होना, मतलब बच्चा मेन स्ट्रीम हो गया। लेकिन सही मायने में समाज में आना हर तरीके से, वो जो एक प्रोसेस है जी उसमें समय लगता है और तब जाके बच्चा तैयार होता है। जी। तो हम इस प्रोसेस की तैयारी के लिए हमारे पास क्या इम्पोर्टेंट पिलर्स है, किस तरीके से हम बच्चे को इंक्लूजन की तरफ ले जा सकते हैं? जब पेरेंट्स को पता चलता है कि बच्चे में विकलांगता है और जब उसका वो एड्रेस करते हैं उस नीड को, जैसे कॉक्लियर इम्प्लांट मान लीजिए हुआ है, तो तैयारी मेरे ख्याल से तभी से शुरू हो जाता है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा जब 1.5 या 2 साल का होता है तो पेरेंट्स सोचने लगते हैं कि कौन सी स्कूल में डालना चाहिए। करेक्ट, प्लान करना शुरू करते हैं। हाँ, स्कूल के रेपुटेशन को देखते हैं, कितना दूर है, कितना पास है, ये सब देखते हैं। और फिर बच्चे को स्कूल में डालने के बाद उसमें क्या क्या कॉम्पिटिशन्स हैं, मेरा बच्चा कितना कर रहा है, कहाँ कहाँ सफल है, और मैं भी जब बच्चा क्लास 9-10 में आ जाता है, आगे जाके क्या पढ़ेगा, 11th-12th में क्या स्ट्रीम लेगा, उसके बाद फिर कहाँ कॉलेज, कौन से कॉलेज में जाएगा। करेक्ट। सो इंक्लूजन व्हेन वी से, जब हम किसी भी टिपिकली डेवलपिंग बच्चे के लिए देखते हैं, वो एक लाइफ स्पैन अप्रोच अडॉप्ट करते हैं हम, कि पूरी ज़िंदगी में कहाँ हम जाएंगे 3 साल के बाद, 5 साल के बाद। जब स्पेशल नीड्स बच्चे की बात होती है तो ये लाइफ स्पैन प्लानिंग और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेप एडमिशन। तो अगर हम पर्टिकुलरली अगर कॉक्लियर इम्प्लांट की बात करते हैं, तो हमारे समाज में कॉक्लियर इम्प्लांट को लेके बहुत कम अवेयरनेस है जी। और इनिशियली जब बच्चा स्कूल जाता है तो हो सकता है उसके पीयर्स उसको नज़रअंदाज कर दे कि मशीन लगी हुई है, हाँ, बट वेरी सून हम एडल्ट्स ही बच्चों को बताने लगते हैं कि उस बच्चे में क्या, सर में क्या लगा है, या ऐसे कोई सवाल। हाँ, तो उस बच्चे के लिए हमें पहले ये क्वेश्चंस के आंसर रेडी रखने के लिए तैयार करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से बच्चे के एडमिशन के पहले पेरेंट्स को जाके टीचर्स से बात करनी पड़ेगी, अगर कोई प्रोफेशनल कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में उनको सही जानकारी दे और क्या क्या एडवांटेज है, बच्चा किस हद तक सुन सकता है, क्या यूनिसाइड कॉक्लियर इम्प्लांट है या दोनों साइड है, हाँ, ये सब जानकारी देके टीचर को कितने ज़ोर से बात करनी है या बच्चे को आगे बिठाना है, ये सब हर क्लास के पहले अगर बताएंगे हाँ, तो बच्चे के लिए आसान रहेगा। राइट। साथ ही रेडीनेस की बात हम जब कहते हैं तो हर एनवायरनमेंट में अलग अलग साउंड्स होते हैं। जी। स्कूल में भी अलग साउंड्स होते हैं। यस। एक क्लासरूम में बच्चे बहुत शोर भी कर सकते हैं, साइलेंटली बैठ के काम कर सकते हैं। प्लेग्राउंड में अलग साउंड हो सकता है। हाँ, स्कूल का लोकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, मेन रोड पे है, बहुत ट्रैफिक है, करेक्ट। तो यू कैन गेट
लॉट ऑफ नॉइस फ्रॉम द ट्रैफिक, हाँ. या स्कूल में कोई एनुअल डे होने वाला है या कोई फंक्शन है, हाँ. तो गाने चला रहे हैं नीचे और प्रैक्टिस हो रही है. हाँ. हो सकता है बाकी बच्चे उस साउंड को ब्लॉक कर सकते हैं, बट हाँ. इस बच्चे को, सो एन ऑडिट हैज टू बी डन ऑफ हाँ. द स्कूल साउंड्स. एक स्कूल में जहाँ बच्चा जाने वाला है वहाँ किस प्रकार के साउंड्स होंगे, हाँ. और बच्चे को उसके बारे में बता के किस तरह से अनवांटेड साउंड्स को वो नज़रअंदाज करके क्लासरूम में जो साउंड है, टीचर की वॉइस, हाँ. उस पर ध्यान दे सके. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट. सो मतलब कि हमें बच्चे को तैयार करना है, उसके में सेल्फ एडवोकेसी स्किल्स डेवलप करनी है ताकि वो वहाँ जाकर आगे जवाब दे सके अपने डिवाइस के बारे में. हमें ऐसा स्कूल सिलेक्ट करना है जहाँ पर थोड़ा सा प्रोविज़न हो, जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और बच्चे को थोड़ा एकोमोडेट कर लेंगे. जी. और पेरेंट्स को इनिशिएटिव लेना है कि वो टीचर्स से जाकर मिलें जी. और उनको अवेयर कराएं. जी. तो मैम ये बताइए कि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इस पॉलिसी में गवर्नमेंट इस पॉलिसी के अंडर हमारे स्पेशल नीड बच्चों के लिए क्या प्रोविज़न है, उनके लिए क्या रूल्स बने हैं जो एक स्कूल को फॉलो करने चाहिए और पेरेंट्स को इसके बारे में पता होना चाहिए. जी. आपने जब समराइज़ किया, मैंने जो जो पॉइंट्स बताए, आपने कहा हमें उस स्कूल को सेलेक्ट करना है हाँ. जो ऐसे बच्चों के एजुकेशन में सपोर्ट दे सकते हैं. हाँ. मैं इसमें आपके साथ सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये सिलेक्शन की बात नहीं है, क्योंकि जवाब भी आप ही ने दिया. हाँ, करेक्ट. कि वी हैव अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जी. जो कहता है कि देयर शुड बी इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल. इस पॉलिसी के तहत सिर्फ डिसेबिलिटी की बात नहीं उठाई गई है, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी सब बातें हैं, बट डिसेबिलिटी को लेके इन्होंने हमारी जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, हाँ. मतलब पहले हमारे पास जो एक्ट था वो हाँ. सिर्फ डिसेबिलिटी, 7 डिसेबिलिटी को एक्सप्लेन करते थे, और एक्ट का नाम था PWD. लेकिन 2016 में वी मेड इट राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी. मतलब हर डिसेबल्ड बच्चे को या इंसान को कुछ हक है. हाँ. और उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन का हक चैप्टर 3 में डिटेल में दिया गया है. मतलब हर बच्चे को उस माहौल में पढ़ने का चांस मिलना चाहिए जिस माहौल में टिपिकली डेवलपिंग बच्चे जिनको कोई विकलांगता नहीं है, हाँ. वो भी पढ़ सकते हैं. राइट. तो अगर मैं किसी स्कूल के बारे में बोलूँगी, मैं पेरेंट्स को यही सलाह दूंगी कि आपके घर के पास जो स्कूल है, हाँ. उस स्कूल को चुनिए. हाँ. उस स्कूल में जानकारी दीजिए इसके बारे में कि हमारे बच्चे को नेबरहुड स्कूल में जाने का हक है. राइट. कई बार प्रिंसिपल्स और टीचर्स इसके बारे में जानते ही नहीं हैं और सोचते भी नहीं हैं. लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में जब हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, जब हम बताते हैं कि आपका स्कूल मेरे बच्चे के लिए अच्छा होगा क्योंकि वो नज़दीक है और हम सपोर्ट कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होना है. तो ये प्रोविज़न आपने प्रोवाइड करना है. एंड अगर कोई स्पेशल एजुकेटर रेगुलरली ना आ पाए, पार्ट टाइम स्पेशल एजुकेटर भी रख सकते हैं. राइट. जिनको ट्रेनिंग दी गई है डिसेबिलिटी में. तो ये सब अगर स्कूल को बताया जाता है तो स्कूल बिकम्स यूजुअली रेडी. बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस में कोई भी स्कूल या कोई भी टीचर मना इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो एजुकेशन में किसी भी विकलांग बच्चे को शामिल नहीं करना चाहते. वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए. Correct. और वो डरते हैं कि कुछ गलत ना कर दे. व्हेन इट कम्स टू स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए. एब्सोल्युटली. उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कहीं पेरेंट्स कुछ आगे जाके हमें ब्लेम ना करे किसी चीज़ के लिए. इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं. सिर्फ स्कूल इज़ नॉट द ओनली रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर. पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल, पीयर्स, कम्युनिटी अराउंड द स्कूल, सबको एक रोल प्ले करना चाहिए. और धीरे धीरे अगर हम एक एक स्कूल को इस तरह से जागरूक करेंगे, तो वो दिन भी दूर नहीं जब हर स्कूल हर बच्चे को लेने के लिए तैयार हो जाएंगे. तो मैम, जब ऐसे बच्चों का एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है
तो इनके लिए क्या अलग फॉर्म्स होते हैं? क्योंकि जैसे EWS कैटेगरी का एक अलग फॉर्म है जी एडमिशन का, जी। तो क्या स्पेशल नीड बच्चों के लिए अलग फॉर्म होता है या मेन फॉर्म में अलग सेक्शन होता है? वो किस फॉर्म को फिल करते हैं? कैसे होता है? NEP के तहत इन बच्चों को सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप में ही डाला गया है, ओके which will include economically weaker section and many other categories ओके below poverty line and so many things. But एक प्रोविज़न जो बहुत अच्छा है वो ये है कि स्पेशल नीड्स बच्चों का एडमिशन साल में किसी भी टाइम हो सकता है। अच्छा ऐसा नहीं है कि बिगिनिंग ऑफ द सेशन में करना चाहिए। ओके अगर और यूजुअली एडमिशन का प्रोसेस डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के थ्रू होता है, तो Okay. पेरेंट्स को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के पोर्टल में जाके हाँ. बच्चे का डिटेल्स भर के एडमिशन फॉर्म वही पोर्टल में भरना पड़ता है। ओके उनके रेसिडेंस के एड्रेस के बेसिस पे हम्म। DOE इन बच्चों का फॉर्म जो है वो नेबरहुड स्कूल्स को भेजती है, अच्छा और ये इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को भी दिया जाएगा। ओके जैसे मान लीजिए कि रोहिणी सेक्टर 9 में मैं हाँ. रहती हूँ, हाँ मेरे बच्चे को एडमिशन चाहिए, हाँ तो DOE मुझे रोहिणी सेक्टर 9 के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है और एज वेल एज प्राइवेट स्कूल्स, हाँ. दोनों में दे विल गिव चॉइस। 3-4 स्कूल्स पेरेंट्स जाके वहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। तो वो आपके पास इंफॉर्मेशन आता है कि आपके पास ये स्कूल्स का चॉइस है, फिर आप स्कूल को अप्रोच करते हैं? जी जी। अच्छा और तो इसमें भी पेरेंट्स का चॉइस है कि वो कौन से स्कूल में डालना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट प्राइवेट स्कूल में। हाँ और अगर स्कूल बिल्कुल एंटरटेन नहीं करता है, जो कई बार वी गेट द न्यूज़ हाँ हाँ कि दे आर वेरी रूड, अंदर भी नहीं जाने देते हाँ. हैं। करेक्ट So we have a disability commission where there is a disability commissioner Hmm. who has the powers, judiciary powers of a magistrate. अच्छा तो ये फिर एक लीगल फॉर्म बन जाता है, बट देन समटाइम्स अपना हक जब हमें नहीं मिलता है तो हमें लीगल कोर्स लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो देन द पेरेंट्स कैन write or meet the disability commissioner that the DOE has given us these schools. हाँ फिर भी ये स्कूल्स मना कर रहे हैं, हाँ तो स्कूल्स को फिर जवाब देना पड़ेगा कि Correct. क्यों वो मना कर रहे हैं, करेक्ट क्यों उनके पास स्पेशल एजुकेटर नहीं है, हाँ और नहीं है तो वो कितने दिनों के अंदर अपॉइंट करेंगे। तो ऐसे भी केसेस आए हैं हाँ मेरे पास, जहाँ स्कूल फर्स्ट 2-3 मीटिंग्स में मना कर दिए थे, ओके अवेयरनेस के बाद उन्होंने ले लिया। और ऐसे भी स्कूल्स आए जहाँ पर हमें कमिश्नर का हेल्प लेना पड़ा, एंड देन वी वर एबल टू गेट एडमिशन ऑफ द चाइल्ड। ओके तो यहाँ पर हम किसी को नीचा नहीं दिखाना चाह रहे, क्योंकि लीगल सिस्टम जब भी बोलते हैं तो एक फाइट जैसे हो जाता है, करेक्ट बट दैट इज़ नॉट द केस। यहाँ पर ये है कि एक बच्चे को उसका हक दिला रहे हैं हम। राइट सो पेरेंट्स ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट। वो डरते हैं हाँ कि मैम हम इस रास्ते से स्कूल के अंदर घुसेंगे करेक्ट तो कल को स्कूल हमारे बच्चे को बहुत तंग करेगी। हाँ सो स्कूल्स ऑल्सो शुड अंडरस्टैंड दैट ये एक बेसिक राइट है, एजुकेशन इज़ अ ह्यूमन राइट, बेसिक राइट फॉर ऑल चिल्ड्रन, हाँ इसलिए उनको मना नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि ये प्रैक्टिकली 2-3 केसेस हमारे सपोर्ट ग्रुप में, कॉक्लियर इम्प्लांटेड बच्चों का जो सपोर्ट ग्रुप है उसमें पेरेंट्स अपने प्रॉब्लम्स और इश्यूज को एड्रेस करते हैं, और एक पेरेंट ने बोला कि हमें एडमिशन नहीं मिल रहा हाँ और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जबकि वो लिस्ट में आया हुआ है। तो जब हमने उनको बोला एक लेटर लिख के दे दो, तो उन्होंने ये बोला कि मैम अभी एडमिशन तो मिल जाएगा, बाद में बच्चे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। जी अगर हम उनको कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में समझाएंगे तो हो सकता है वो बोले नहीं, हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, जी क्योंकि एटलीस्ट डिवाइस के साथ ऐसा होता है कि कभी भी बैटरी बाई चांस खराब हो जाए या ख़त्म हो जाए तो बच्चा बिल्कुल सुन नहीं सकता। बिल्कुल। तो उन केसेस में पेरेंट्स को हमेशा डर लगा रहता है कि स्कूल का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। जी तो अगर इस प्रोसेस से जाएंगे तो ऐसा ना हो कि उनको लुक आफ्टर ना किया जाए। तो जी उस वे में उनको कैसे हम एनकरेज करें कि ऐसे डरने वाली बात नहीं है, इनफैक्ट अपना उसमें हम हमारे जैसे स्पेशल एजुकेटर्स एंड थेरेपिस्ट्स का भी एक बड़ा रोल है कि हम
स्कूल को सपोर्ट करने के लिए तैयार रहें करेक्ट, कि सिर्फ एडमिशन में, जैसे मैंने पहले कहा, सिर्फ एडमिशन से इंक्लूजन नहीं होता है। टीचर्स को पता नहीं क्या है, कॉक्लियर इम्प्लांट क्या होता है, या फिर प्रिंसिपल को ही नहीं पता होता है। हाँ, सो इफ द थेरेपिस्ट ऑफर्स टू हेल्प कि मैं हर हफ्ते आऊँगी, हाँ। या मैं 1 महीने में 2 बार आऊँगी, हाँ, और आपके टीचर्स को जो जो प्रॉब्लम है वो हमें बता सकते हैं, और जो सॉल्यूशंस हैं हम वो दे सकते हैं, और जहाँ भी पेरेंट हेल्प कर सकते हैं हाँ, वहाँ पर वो स्टेप इन कर सकते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए ज़्यादा ज़रूरी कई बार, जैसे स्कूल में पिकनिक्स हो गया, आउटिंग्स हो गए, हाँ, हाँ, तो कई बार इन बच्चों को वहाँ से एग्जेम्प्ट किया जाता है कि आप घर पे रुक जाओ। यस, सो इन सच केसेस द पेरेंट कैन ऑफर कि मैं साथ में चलती हूँ, हाँ, बट मेरे बच्चे को इस एक्टिविटी में भी ज़रूर इंक्लूड कीजिए। करेक्ट, इसके अलावा आई हैव अ पॉइंट टू रेज, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, और मैं ये आपसे बात करते करते मेरे ध्यान में ये आया हाँ, कि मैंडेटरी 50 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग रखा है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग टू एनरिच टीचर्स, अच्छा, कंटिन्यूअस CPT, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, बिकॉज टीचिंग इज ऑल्सो अ प्रोफेशनल एक्टिविटी। हालांकि मैं जितने भी स्कूल्स में जाके पूछती हूँ, टीचर्स को लगता नहीं है कि वो प्रोफेशनल्स है, बट यू नीड टू बी प्रोफेशनली क्वालिफाइड, CTET एंड B.Ed तो करना ही है। हाँ, तो प्रोफेशनल, किसी भी प्रोफेशनल को अपना लर्निंग को अपग्रेड करना है, उसमें डिसेबिलिटी मॉड्यूल्स को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। राइट, करंटली इंक्लूसिव एजुकेशन पे डिटेल 2-day सेशंस हैं। ओके, एज अ रिसोर्स पर्सन फॉर CBSE मैं कई स्कूल्स में जाती हूँ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बताने के लिए, बट बहुत कम स्कूल्स ऑप्ट करते हैं इस टॉपिक के लिए। 1, दूसरी बात, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सब डिसेबिलिटीज़ के बारे में बातचीत कर सके। हाँ, सो एटलीस्ट व्हेन वी हैव 21 रिकग्नाइज्ड डिसेबिलिटीज़, इन पे हमारे जैसे स्पेशलिस्ट्स का हेल्प लेके छोटे छोटे मॉड्यूल्स भी अगर प्रिपेयर करके स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल्स के लिए डिसेबिलिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग दिया जाए, हाँ, दैट शुड बी अ स्टेप। कि अगर मुझे Very किसी डिसेबिलिटी के बारे में, क्योंकि एक स्कूल को सारे डिसेबिलिटीज़ को अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट, वो अपने यूटिलिटीज़ एंड अपने जो प्रोविजंस, एडवांटेजेस है, या हाँ। उनके पास जो मीन्स है, हाँ। उसको नज़र में रखते हुए हाँ। दे कैन टेक अप। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज़ अ स्कूल जहाँ पर रैम्प है या लिफ्ट है, हाँ, दे कैन गो फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यस, है ना? हाँ। और इफ दे डू नॉट हैव दिस, दे कैन ऑलवेज गो फॉर कॉक्लियर इम्प्लांट, ऑटिज्म, Right. XLD, हाँ, और उसमें अपने टीचर्स को इंटेंसिव ट्रेनिंग दे। ट्रेनिंग दी जाए, और इसके लिए हमें CBSE की मदद चाहिए कि दे शुड कीप अ टैब ऑन विच स्कूल इज डूइंग फॉर विच डिसेबिलिटी, हाँ, एंड देन यू कैन टेक ऑन मोर डिसेबिलिटीज। करेक्ट, सो आई थिंक इट्स अ रिक्वेस्ट एज अ प्रोफेशनल to Very good. CBSE हाँ, to create modules on specific disabilities, हाँ, cochlear implant, hearing impairment, visual impairment. इससे स्कूल थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो Comfortable. जाएगा। हाँ। एक NCERT ने मैम एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है, प्रशस्त। जी प्रशस्त एक स्क्रीनिंग टूल है। जी आई थिंक इसी को मोटिव रखते हुए कि एटलीस्ट हर टीचर को थोड़ा बहुत अपनी क्लास में बच्चों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो वो प्रशस्त मॉड्यूल के बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। जी, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज प्रशस्त इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अच्छा, लास्ट ईयर मैंने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया अलॉन्ग विद माय फ्रेंड मिस शमा कौशिक, जो अजमेर में ग्रास रूट लेवल पे एक राजस्थान महिला कल्याण मंडल करके एक संस्था चलाती है। अच्छा, पुष्कर और अजमेर में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। दे हैव कंप्लीटेड मोर देन 25 years नाउ इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी एंड विमेन एम्पावरमेंट। शी इज़ ऑल्सो अ फेलो फुल ब्राइटर। उनके साथ हमने एक US फंडेड प्रोजेक्ट किया था इन राजस्थान, तमिलनाडु एंड दिल्ली। ओके, सो प्रशस्त हमने इसलिए चुना था क्योंकि इतना बढ़िया टूल NCERT ने क्रिएट किया है और स्कूल्स को पता भी नहीं है। हाँ, इसके पहले साल हमने करिकुलम मॉडिफिकेशन पे जब ट्रेनिंग दिया था टीचर्स को, तो कई टीचर्स का क्वेश्चन यही था कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक बच्चे को विकलांगता है, हाँ, क्योंकि हम किसी बच्चे को लेबल नहीं करना चाहते हैं। करेक्ट, कई बच्चे हैं जो किसी दिन ऐसा लगता है कि उनको प्रॉब्लम है, किसी दिन ठीक ठाक कर लेते हैं। हाँ, वी आर ऑल्सो कन्फ्यूज्ड। हाँ, सो
आई थिंक प्रशस्त इज द आंसर फॉर दिस, बिकॉज जैसे कि आपने कहा ऑल द 21 डिसेबिलिटीज को इसमें इंक्लूड किया गया है एंड इट्स जस्ट अ स्क्रीनिंग टूल. इसको यूज करके हम डायग्नोसिस पे नहीं आते हैं. इसमें 2 पार्ट्स है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए टीचर यूज करती है और जो आइटम उनको लगता है कि किसी बच्चे में है दे कैन जस्ट टिक इट एंड द चाइल्ड माइट एंड अप मैनिफेस्टिंग मोर देन 1 डिसेबिलिटी. कोई बात नहीं. जब स्पेशल एजुकेटर पार्ट बी करती है, शी इज ट्रेन्ड इन डिसेबिलिटी, तो वो पार्ट बी के जरिए ये पिन पॉइंट कर सकती है कि एग्जैक्टली कौन सी डिसेबिलिटी के लिए बच्चे को आगे हमें असेसमेंट के लिए भेजना चाहिए. ओके, सो दिस इज एंड प्रशस्त का एक और एडवांटेज ये है कि दिस इंफॉर्मेशन व्हेन इट इज यूज्ड एज एन एप्लीकेशन, ये प्रिंसिपल, टीचर, स्पेशल एजुकेटर तीनों के पास ये इंफॉर्मेशन रहता है. तो एक प्रिंसिपल अपने स्कूल में कितने बच्चे हैं, किस लेवल पे, कौन से डिसेबिलिटी के साथ, ये अपने फ़ोन में देख सकते हैं. सो ये सारा डिजिटल एप्लीकेशन है. प्रशस्त का ऐप है जो फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं हम गूगल से. एंड हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है. एंड एज आई हैव बीन टेलिंग ऑल टीचर्स, मैं तो एनकरेज करूंगी कि एप्लीकेशन को यूज करें. क्योंकि जब हम ऐप में इंफॉर्मेशन फीड इन करेंगे, डेटा विल बी कलेक्टेड एट NCERT. तो NCERT एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट है, एक नोडल इंस्टीट्यूट है जो करिकुलम बनाता है. तो जैसे ही उनके पास इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस डिसेबिलिटी आता है कि दिल्ली में इतने स्कूल्स में स्क्रीनिंग हुआ, इतने बच्चे हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ आइडेंटिफाई हुए, या तमिलनाडु में लोकोमोटर डिसेबिलिटी, एक डिसेबिलिटी रिलेटेड डाटा हमारे पास आ जाएगा एट अ नेशनल लेवल. करिकुलम भी सारे डिसेबिलिटीज के लिए मॉडिफाई किया जाएगा. एंड NCERT हैज ऑलरेडी मेड वंडरफुल स्ट्राइड्स. अगर आप लेटेस्ट NCERT मॉड्यूल्स देखेंगे तो एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच उन्होंने अपनाया है. अच्छा. एंड इट इज एक्सट्रीमली साइंटिफिक एंड इट्स यू फील वेरी प्राउड दैट आवर कंट्री इज डूइंग सच वंडरफुल वर्क. वाओ. या तो ये अभी इन प्रोसेस है, आ चुका है या द प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स आ चुके हैं. अच्छा. द डिजिटल वर्जन्स PDF जो है वो अभी कुछ अवेलेबल है. आई थिंक कुछ ही समय में सारे बुक्स अवेलेबल होंगे. वाओ. तो शुभा मैम, मेन स्ट्रीमिंग पे अगर हम दोबारा वापस आते हैं जी, तो हमने ये तो समझ लिया कि स्पेशल नीड बच्चों के पेरेंट्स को बच्चों को रेडी करना है, अपने बच्चों को रेडी करना है, स्कूल को रेडी करना है. जी. एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं खुद एक स्पेशल नीड बच्चे की मदर हूँ, जो मुझे लगता है कि हमें आई थिंक जनरल पब्लिक को भी रेडी करना है. जी. क्योंकि पढ़ना लिखना ये बच्चे सीख जाते हैं. जी. ऐसा कुछ नहीं है कि ये आगे क्लासेस में नहीं जाते या ये कोई करियर नहीं बना सकते. सब दे कैन अचीव व्हाट दे वांट. एग्जैक्टली. जो कमी लगती है वो लगती है सोशल इंटीग्रेशन में. जी. यानी कि बच्चों का, अगर छोटे बच्चे हैं तो फ्रेंड सर्कल है, या जो एक पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस है सोसाइटी में, वो नहीं मिल पाता. तो इस पॉडकास्ट के स्पेशल एपिसोड में मैं ये बोलूँगी कि आप जनरल पब्लिक को कैसे हम मेंटली प्रिपेयर करें कि सब बराबर हो जाए. फिर हमें किसी इंडिविजुअल कैटेगरी को प्रिपेयर ना करना पड़े. हम सब इस चीज़ को एक्सेप्ट करके प्रिपेयर हो जाएं कि हम सब बराबर है, सबका बराबर का अधिकार है. जी. एक्चुअली में जब मैं एक डॉक्टर से मिली थी, जब अनन्या का डायग्नोज हुआ था, उन्होंने मेरे को बड़ी अच्छी बात बोली थी, क्योंकि मैं रो रही थी उस टाइम और अभी डायग्नोज हुआ ही था. उन्होंने बोला ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. किसी भी इंसान का कभी भी परफेक्ट पेयर नहीं होता. सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि कुछ विजिबल है और कुछ विजिबल नहीं है. तो अगर हम देखें तो कोई भी ह्यूमन बॉडी एक परफेक्ट बॉडी नहीं है. डिसेबिलिटी तो हम सब में है. बिल्कुल. हम बस डिस पे हटा देते हैं और सिर्फ एबिलिटी पे फोकस करते हैं. तो हम जनरल पब्लिक में इसमें कैसे अवेयरनेस लाएं? को कैसे तैयार? बहुत ही अहम सवाल है और आपने बहुत खूबसूरती से इसको
स्टोरी के साथ, एनेक्डोट के साथ जोड़ा है। मैं भी यही मानती हूँ और मैं आम लोगों की भाषा यूज़ करना चाहती हूँ यहाँ पर, हालांकि मुझे इस शब्द से नफरत है कि हम में से कोई भी नॉर्मल नहीं है। हाँ दिस वर्ड नॉर्मल को हमें हमारे शब्दकोश, डिक्शनरी, लेक्सिकन जो बोले उसको हटा के फेंक देना चाहिए। करेक्ट। हम बस चालाक हैं, हम हाँ। अपने कमियों को बहुत सुंदरता से छुपाना जानते हैं। और अगर हम अभी ये सोचें कि वी आर इन 2024, अगर हम स्मार्ट सिटीज़ बना रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पुराने ख्यालात हैं हमारे में कि विकलांगता पिछले जन्म के पाप के वजह से, हाँ। या फिर कुछ दोष, व्हाटएवर, हाँ। ये सारे मिथ को हटा देना चाहिए। हाँ। वो किसी के साथ भी, आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं घर जाते जाते एक्सीडेंट होके कुछ मैं अब नॉर्मल बन सकती। एग्जैक्टली। और अगर मुझे आप 10 लोग देंगे और 2 घंटे देंगे, मैं सबको एक डायग्नोसिस भी दे पाऊंगी। हाँ। ऑटिज्म हम कहते हैं, क्या हमारे मन में कभी ये ख्याल नहीं आता है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, आज मैं किसी का शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ, या कुछ मेंटल इलनेस की बातें हम जब कहते हैं कि एग्रेशन है, एग्रेसिव है, लगता है हमें भी कई बार कि किसी का गला घोट दें, चाहे वो स्पाउस हो या मदर इन लॉ हो या बच्चे ही क्यों ना हो या नेबर हो, बट उसको हम छुपा देते हैं। कौन चाहता है कि वो एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में रहे, वो डिसेबिलिटी हो या LGBTQ हो। सो एज एन एम्पावर्ड नेशन जो एक 2024 मिलेनियम में हम जी रहे हैं, डिसेबिलिटी नॉलेज इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस शुड हैव। हम सबको जानना चाहिए इसके बारे में। और इसके साथ जो स्टिग्मा है उसको हटा देना चाहिए। एंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे समाज में है, हम उस विषय में बहुत ज़्यादा एडवाइस देते हैं जिसमें हमारी कोई एक्सपर्टीज नहीं है। शायद डॉक्टर अमर्त्य सेन ने इसके लिए एक नाम भी दिया है। सो विकलांगता के बारे में प्लीज़ मत बात कीजिए अगर आप उसमें स्पेशलिस्ट नहीं है। आप जानकारी लीजिए या आप उनके पास भेजिए जिनको इसके बारे में जानकारी हो। करेक्ट। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, आई थिंक। यस, राइट। इवन मेडिकल साइंस सेज दैट वी ऑल टेंड टू टेक मेडिसिन्स। आजकल तो इंटरनेट पे देखे, वी शुड नॉट बी डूइंग सेम विद डिसेबिलिटी, कि हमें डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी नहीं है तो मत बात कीजिए, मत ओपिनियंस फॉर्म कीजिए, पता लगाइए। और अगर आप किसी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। आजकल मीडिया भी सुधर गई है। हम लोग एज अ जनरेशन व्हेन वी ग्रो अप, डिसेबिलिटी को लेके बहुत हंसी मजाक और खिलवाड़ी हुआ है जी। स्टैमरिंग, स्टटरिंग, नाइट ब्लाइंडनेस, बिल्कुल, इस सब को लेके मूवीज हैव प्रोजेक्टेड देम वेरी बैडली। यस, बट नाउ थैंकफुली थिंग्स आर चेंजिंग। और अगर हम एक आईफोन को यूज करने के लिए अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं, तो हम तो सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि डिसेबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखिए, है ना? करेक्ट। एंड इफ यू सी अ चाइल्ड अराउंड यू, accept him the way he is, yes, or she is, right? Don't give unwarranted advice कि इस बच्चे को बाहर क्यों लेके आए हो, बिल्कुल इस बच्चे को घर में रखना था, because ये सब बातें मैंने सुनी है। मेरे फैमिली में भी there is a child with special needs, and it's very difficult for the parents to go out, क्योंकि अगर वो लेके जाना भी चाहते हैं तो कोई ना कोई टोक देता है, फिर उनको लगता है क्यों, and we should change that. Correct. So the society as a whole should change. इसमें मुझे लगता है इंक्लूजन का एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आज जो बच्चे इंक्लूसिव स्कूल में पढ़ रहे हैं वो कल के समाज है। यस, राइट। हमारे साथ नहीं पढ़ते थे विकलांग बच्चे, इसलिए हमें उसके बारे में जानना पड़ा। करेक्ट। आपके और मेरे जैसे लोगों ने वी चूज टू स्टडी अबाउट डिसेबिलिटी। यस, राइट। यूजुअली इट इज व्हेन वी हैव अ पर्सन इन द फैमिली, एब्सोल्युटली, or when a neighbor is there or things like that. Otherwise nobody chooses a subject like this. But अगर एक क्लासरूम में आपके साथ एक बच्चा है जिसको कॉक्लियर इम्प्लांट है, एक बच्चा है जिसको ऑटिज्म है, एक बच्चा है जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, और उस बच्चे के साथ आप 14 साल बिता रहे हो, और देख रहे हो कि इन सब विकलांगताओं के बावजूद वो बढ़िया पढ़ाई में है, सोशलाइज कर पा रहे हैं, आपके जैसा इंटरेस्ट रखते हैं, उनको भी गाना सुनना पसंद है, गेम्स के पीरियड में जाके
क्लास बंक करना पसंद है, हाँ शॉर्ट स्कर्ट्स पहनना पसंद है, हाँ तो ये बच्चे जब बड़े हो जाएंगे हाँ। उनको कुछ अलग महसूस नहीं होगा। करेक्ट। उनको लगेगा कि ये भी तो हमारे जैसे ही है। 1 2 जो हम अपने बच्चों में रेजिलियंस हाँ लाना चाहते हैं हाँ वो भी अपने आप बच्चे सीखेंगे कि सेटबैक होने के बावजूद मैं आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ Yes. सकता हूँ। यस विकलांगता कोई बड़ी बात नहीं है, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं विथ सपोर्ट एंड द राइट एजुकेशन। करेक्ट। सो आई थिंक फॉर द सोसाइटी टू चेंज एज अ होल, यू एंड मी, हम तो हर बंदे को पकड़ पकड़ के नहीं बता सकते हैं, बट स्कूल्स आर द नेशन बिल्डर्स। यस। तो स्कूल्स अगर चेंज कर सकते हैं हाँ तो ऑटोमेटिकली कुछ सालों में हमारे पास भी एक एम्पावर्ड जागरूक समाज होगा। wow. What a line to complete the whole segment of this episode कि स्कूल्स को, अगर स्कूल हमारा बिल्डिंग नेशन है और अगर वहाँ से हमारे बच्चे इंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं तो समाज अपने आप ही एक इंक्लूजन वाला कंट्री बनेगा। बिल्कुल। सो थैंक यू शुभा मैम, थैंक यू सो मच सो मच। कि आपने हम सबको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आई एम श्योर आज के इस कॉन्वर्सेशन से बहुत सारे पेरेंट्स को गाइडलाइंस मिली होंगी कि वो क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं जी, ताकि उनकी जर्नी भी आसान हो गई है, वो अपने बच्चे के साथ कैसे काम कर सकते हैं और उनका बच्चा भी किसी भी बच्चे की तरह एक अच्छा नागरिक जो इस देश की सेवा कर सके बन सकता है। जी, थैंक बिल्कुल। यू। आइए अब हम एक प्यारी सी फैमिली से मिलते हैं जिन्होंने मेन स्ट्रीमिंग की जर्नी को अपनी बच्ची ध्वनि के साथ एक प्यारी सी जर्नी जो कि यादगार जर्नी बन चुकी है उनके साथ शेयर करते हैं। वेलकम चांदनी। हेलो ध्वनि। हेलो आकाश जी। और कैसे हो ध्वनि? आज स्कूल गए थे? क्या किया स्कूल में? स्कूल में हिंदी का टेस्ट हुआ था। हिंदी का टेस्ट हुआ? ओह, अच्छा हो गया? आता था? पास हो जाओगे? बढ़िया। तो एग्जाम के अलावा और क्या किया? क्लास मॉनिटर बन गए। आप क्लास मॉनिटर बन गए? वाओ, वेरी गुड, वेल डन। तो आपको कुछ बैज वगैरह मिला? कैसे, क्या क्या किया मैम ने, बताओ। मैं बोला कि क्या करूं। क्लैप फॉर ध्वनि, वेरी गुड। हम भी क्लैप करते हैं, है ना? वेरी गुड। तो आकाश जी थोड़ा सा ध्वनि के बारे में बताइए कि कब डायग्नोस हुआ इसको, हियरिंग लॉस था, और इसका फिर कॉक्लियर इम्प्लांट हुआ है, कब हुआ? थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताइए। ध्वनि 3.5 years की थी तब हम लोग लखनऊ में थे। जी लखनऊ में KGMC में इसका टेस्ट हुआ था। जी। तब पता लगा कि इसको हियरिंग लॉस है। 19 सितंबर 2019। कल की डेट जो गई। जी। फिर काफ़ी जगहों पे इसका चेकअप कराया, दिखाया, PGI में भी इसका दिखाया। सब ने बोल दिया कि ये इसका हियरिंग लॉस हो चुका है, ये सुन नहीं सकती। फिर गांधीनगर अहमदाबाद में वहाँ जा कर के इसका कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी कराई। तो कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी जब हुई तब क्या उम्र थी? 3.5 years। 3.5 years पे कॉक्लियर इम्प्लांट हुआ। 25 अक्टूबर 2019। तो इनको हियरिंग लॉस बाय बर्थ था या बाद में हुआ है? बाद में हुआ है। बाद में मतलब कब, कितना, आपको कुछ बता सकते हो? आपको ऐसा क्यों लगता है कि बाद में हुआ है? ये पहले बोलती थी, इसने काफ़ी वर्ड्स बोले। जी। जो सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता। Correct. तो ये जब बोलती थी, मैं ऑफिस से आता था, डोरबेल बजाता था, ये गेट पे आके मेरे को वेलकम करती थी। अच्छा। मैं इसको कहता था ध्वनि प्लेट किचन में रख के आओ, ये प्लेट लेके जाती थी, किचन में रख के आती थी। जी तो हम नहीं मान सकते कि इसको हियरिंग लॉस था उस टाइम पर। जी।
जब वो इतने सारे कमांड्स हमारे रीड कर रही है, ओबे कर रही है। तो फिर आपको कब लगा कि ये नहीं सुन रही और हमें इसकी जांच करवानी है? इसके स्कूल से एक बार कंप्लेंट आई कि जो इसको हम बोलते हैं वो समझ नहीं रही है, जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ नहीं रही है, मान नहीं रही है। तो पहले चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाया, उन्होंने 2 टेस्ट लिखे जिसमें एक बेरा टेस्ट था, जी। वो करवाया। वहाँ पर KGMC वालों ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ टेस्ट नहीं होता, बाहर कहीं कराइए। फिर बाहर जाके करवाया तो उसमें आया हियरिंग लॉस, जबकि सेम टेस्ट हमने टाटा मेमोरियल जमशेदपुर में करवाया था, जी। उसमें था कि इसकी हियरिंग है, स्पीच नहीं थी, इसकी हियरिंग थी। तो मतलब दोनों जगह के रिजल्ट्स कॉन्फ्लिक्टेड थे। बिल्कुल। फिर आपने थर्ड फिर हम लोग अहमदाबाद गए, वहाँ पे हमने करवाया। वहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर किया कि इसको हियरिंग लॉस है, ये सुन नहीं सकती दोनों कानों में। दोनों कानों में, और सडन हियरिंग लॉस हुआ इसको। तो कोई कारण बताया उन्होंने? कोई कारण नहीं। तो कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद से फिर आपने नेक्स्ट स्टेप क्या लिए चांदनी? नेक्स्ट स्टेप सबसे पहले तो हमने थेरेपी के लिए चूज़ किया, थेरेपी हियर मी स्पीक से हमने थेरेपी ली। फिर उसमें जो उनके जो प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम नेम कॉलिंग पे वर्क करते हैं, हमने वो स्टार्ट किया जी। वहाँ पे फिर हमें थेरेपिस्ट मिली वन्ना चौधरी, उन्होंने हमें गाइड किया। नेम कॉलिंग इसकी ऑलमोस्ट 15 डेज़ में इसकी नेम कॉलिंग आ गई थी जी। देन उसके बाद हमने लिंक साउंड, जो भी थेरेपी का पूरा प्रोसेस होता है, हमने उस पर स्टेप बाय स्टेप, जैसे वो हमें बताती गई, हमने उस पर काम किया। धीरे धीरे इसकी स्पीच डेवलप हुई, पूरी लैंग्वेज डेवलप हुई। फिर उसको थोड़ा सा इन्हांस किया उन्होंने। फिर कई बार होता था कि हम ये बोलती थी बट हम ही समझ पाते थे। फिर धीरे धीरे हमने क्लियरिटी पे काम किया जी। जैसे जैसे मैम हमें गाइड करती रही तो वैसे वैसे इसकी थेरेपी की जर्नी चलती रही। वाओ। तो उसके बाद मेन स्ट्रीम स्कूल जाने के लिए आपने क्या प्रोसेस किया? आपने कैसे स्कूल का सिलेक्शन किया या आपने पहले क्या फॉर्म्स भरे? मेन स्कूल के लिए नॉर्मली जो दिल्ली गवर्नमेंट के फॉर्म आते हैं वो भरे, बट उसमें कैटेगरीज आती हैं। तो हमने इसका फॉर्म जो है CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, अच्छा। उस कैटेगरी में फॉर्म भरा। और नियर बाय 3 किलोमीटर में उन्होंने हमें ऑप्शन दिया था कि आप स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। जो हमें बेस्ट लगे तो वो हमने सेलेक्ट किया। देन हमें CRPF स्कूल मिला। अच्छा। तो उसके फिर हमें अपनी जो उनकी फॉर्मेलिटी थी, फिर वहाँ पे हम गए। तो सबसे पहले उन्होंने हमें इंचार्ज मैम से मिलवाया। तो इंचार्ज मैम ने, और इससे पहले मैंने इसको जो है, इस सबसे पहले की जो मेरा इंटरव्यू या इसका जो इंटरव्यू होना था, उससे पहले मैंने इसको सेल्फ इंट्रोडक्शन सिखाया। मतलब कि पहले आपने फॉर्म भरा, हाँ जी, लेकिन स्कूल अथॉरिटीज से मिलने से पहले आपने इसको प्रिपेयर किया, क्योंकि स्कूल जाना सिर्फ ये नहीं है कि स्कूल में पहले इसको पता होना चाहिए स्कूल क्या है। करेक्ट। तो जो मुझे बेसिक लगा, इसका इंट्रोडक्शन, नेम, फादर नेम, मदर नेम, बेसिक हमारी जो आज की है कि फ़ोन नंबर बच्चों को पता होने चाहिए, वो चीज़ें सिखाई। और सेकंड जो सबसे मेन है, सेल्फ एडवोकेसी, कि हमें डिवाइस की केयर कैसे करनी। राइट। क्योंकि पहले हमारे बच्चे को पता होगी तब तो दूसरा को हम बता पाएंगे। तो उसमें मेन पॉइंट्स यही थे कि कोई टच करेगा डिवाइस को तो हमें क्या बताना है या क्या बोलना है, और कोई बच्चा क्वेश्चन पूछे कि क्या है, हाँ, तो वो क्या बताना है तो वो खुद बताएगी। तो ध्वनि, आप वैसे कौन सी क्लास में हो ये भी बताओ? मैं सेकेंड क्लास। सेकेंड क्लास में हो। तो आपकी क्लास में और कोई बच्चा है जो कॉक्लियर इम्प्लांट पहनता है कोई बच्चा जो और है आपकी क्लास में? अरे वाह। तो आपके पास बाकी बच्चे आके पूछते हैं कि आपने ये क्या पहना है, तो आप उनको क्या बोलते हो? मैं बोलती हूँ कि ये मशीन है, ये मेरी मशीन है, ये उससे आवाज आते हैं, जैसे आपके ईयर में आवाज जैसे, फिर मेरी मशीन से बोलते। अच्छा, वाह। तो फिर बच्चे क्या बोलते हैं? मतलब उनको समझ आ जाता है कि, तो अगर वो इसको टच करते हैं और बोलते हैं और इस पे ग्रीन लाइट भी आती है, तो वो पूछते हैं ये ग्रीन लाइट क्या है?
पुस्तकों के ग्रीन लाइट पे मशीन है। मतलब मशीन ऑन है, आपका प्रोसेसर ऑन है, और जब वो टच करने आते हैं फिर आप क्या करते हो? Hey, don't touch. करेक्ट, nobody should touch it because these are our ears, है ना, हम इससे सुनते हैं। गुड, वेरी गुड। तो जब आपने इसको अच्छे से ट्रेन किया कि बाकी बच्चे पूछेंगे कैसे जवाब देना है, फिर आप जब स्कूल में पहली बार मिलने गए, वहाँ किस तरह का कॉन्वर्सेशन किया आपने प्रिंसिपल से, या कौन से टीचर्स से मिले आप वहाँ पर? वहाँ पे हम सबसे पहले इंचार्ज मैम से मिले थे, इनकी हेमा मैम है इंचार्ज मैम, उनसे मिले। उन्होंने पहले मैंने बताया नहीं, अच्छा, मैंने नहीं बताया, मैंने इसको कि ये है, जैसे उनके बेसिक क्वेश्चन थे, नेम, उन्होंने एक फॉर्म फिल किया, इसी से पूछ के फॉर्म फिल किया, नेम, किसी चीज़ की एलर्जी है या क्या नाम है, हमारे ये प्रोसेस है, ये लंच लाने हैं, ये टाइमिंग है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी। देन मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे इसको प्रॉब्लम है, हीयरिंग डिवाइस लगी है। तो उन्होंने कहा आप अगर बताते नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता। वाओ, वेरी गुड। देन उसके बाद उन्होंने हमें क्लास टीचर से मिलवाया। हाँ, तो क्लास टीचर को भी मैंने सेम चीज़ बताई कि ऐसे डिवाइस लगी है, ये उसके उसी से सुनती है। हाँ, देन उनको बेसिक जो मुझे दो मेन बेसिक चीज़ें लगी कि डिवाइस कोई भी वाटर एक्टिविटी हो क्लास में हाँ, तो हमें प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दें, करेक्ट, तो हम अगर अलाउ करेंगे तभी वो उसमें करेगी पार्टिसिपेट, नहीं तो नहीं करेगी। ओके, और देन कि बेसिक एक चेक करने के लिए कि ग्रीन लाइट जली रहनी चाहिए। अच्छा, तो कि अगर ग्रीन लाइट नहीं जल रही है तो इन केस कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करिए। तो इस ऐसा टाइप से। ऐसा कभी हुआ है कि ग्रीन की जगह, अगर ग्रीन मतलब प्रोसेसर ठीक चल रहा है, चल रहा है, और अगर ऑरेंज आती है, ऐसा कभी हुआ है हाँ, स्कूल में? ऐसे 2 बार अभी तक हो चुका है इसका इंसिडेंट। केजी में मे बी शायद क्लास 1 में हुआ था इसका, कि इसकी बैटरी फिनिश हो गई थी, अच्छा। ऑरेंज थी। हाँ, तो फिर मैम का थोड़ी देर में कॉल आ गया मेरे को कि बैटरी ऑरेंज हो गई है, हाँ, ग्रीन नहीं है, उन्हें जो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी। हाँ, तो फिर मैं स्कूल में चली गई, एक्स्ट्रा बैटरी लेके मैंने चेंज कर दी। अच्छा, और अभी देन क्लास 2 में 1 मंथ पहले ही इसका हुआ था कि बैटरी फिनिश होने वाली थी, तो इसने खुद जाके क्लास टीचर को बोला कि मैम मेरी बैटरी फिनिश होने वाली है। अच्छा, तो ये मोस्टली तब बता देती जब 20% होती है, मार्केट वगैरह में भी होते हैं तो कहते कि 20 मतलब फिनिश होने वाली है, तो हम भी हो जाते हैं कि घर अब जाना है हमें। करेक्ट। तो वो ऐसा होता है कि प्रोसेसर में सेटिंग होती है प्रायर की जेर सिग्नल, अलर्ट बोलते हैं उसको, तो वो बीप 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 कैसी साउंड आती है अंदर? आवाज सुनती है। कैसी आवाज सुनते हो कि आपको लगता है बैटरी फिनिश होने वाली है? तो पिप 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 पिप। हाँ, पीप 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 आती है ना, तो फिर आपको पता लग जाता है ओ मेरी बैटरी फिनिश होने वाली है। वेरी गुड। तो फिर आपने जाके मैम को बता दिया। ऑसम। तो फिर मैम ने मुझे कॉल किया तो मैं फिर चली गई एक्स्ट्रा बैटरी लेके। एक्स्ट्रा बैटरी हमेशा मैं कैरी करती हूँ। तो ये आपको प्रोसेस टीचर को समझाना कि कैसे केयर एंड मेंटेनेंस करनी है, ये आपको अभी तो 2nd ग्रेड में है, तो क्या आपने फर्स्ट में भी किया, केजी में भी, हर साल आपको करना पड़ता है? किया मैंने हर साल किया। केजी में मैं पहले हमारा होता भी था, फर्स्ट तो मीट हुआ था, देन नेक्स्ट मैंने कह के कि मुझे टीचर से मिलना है, बात करनी है, तो जब जैसे ही क्लास चेंज होती है तो मैं क्लास टीचर से मिलती हूँ। उन्हें पता भी होता है बट तब भी मैं अपनी एक सेटिस्फेक्शन के लिए बताती जरूर। करेक्ट। बाकी तो मेन टीचर्स और क्या नाम है इंचार्ज मैम जो है, जो मेन पूरे उसको देखती हैं, उनको नाम अलग से पता है सब उसके बारे में। क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए किया कि आई रिमेम्बर, अभी तो ध्वनि अराउंड 8 years ओल्ड है, जब अनन्या टीनेजर 15 years की हो गई थी और नई क्लास आई थी, उसको पता था मेरी मदर हर साल क्लास में आ जाती है। इस बार आई थिंक उसने बोला मॉम आप बताना, मैं ना खुद अपनी मैम को बता लूंगी, आप मेरे क्लास में बताना। मैंने कहा क्यों? कहती मुझे बड़ा एम्बेरस लगता है, आई कैन मैनेज माई सेल्फ। सो जब उसने खुद से बोला ना कि अब वो तैयार है अपने टीचर्स को बताने के लिए, उस दिन मुझे खुशी हुई कि चलो हमारी जो जिम्मेवारी है वो अब थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो गई है।
हमारा तो इसने बैटरी ही बताई तो वो एक स्टेप मेरा आपको हुआ। लगा कि हाँ। हाँ बैटरी अलर्ट अब बता रही है, तो धीरे धीरे टोटली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और होना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आकाश, जब तक एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछूंगी कि जब तक मेन स्ट्रीमिंग नहीं हुई थी और ध्वनि एक प्रोसेस में थी लैंग्वेज और स्पीच डेवलपमेंट के, आपको ये डर लगता था कि स्कूल जा पाएगी, कैसे होगा? आपके अंदर किस तरह की फीलिंग आती थी, और आपने उसको अपने आप को कैसे कोप अप किया? क्योंकि आई थिंक एज अ पेरेंट, हर पेरेंट इस जर्नी के थ्रू जाता है और एक किसी ना किसी टाइम उसको लगता है कि शायद मेरा बच्चा मेन स्ट्रीम स्कूल जा पाएगा या नहीं। डर लगता था। एक डिवाइस लगा करके छोटी बच्ची स्कूल जा रही है, स्कूल में बच्चे शैतानी करते हैं, कौन कैसे किस तरह से रिएक्ट करेगा, कैसे करेगा, इसमें साथ दिया चांदनी ने। स्कूल के बाहर बैठना, ये एक तपस्या है ना? तो स्टार्टिंग में मैं बैठी भी थी स्कूल के बाहर, मुझे डर लगता था। मैं तो सुबह से ऑफिस निकल गया, ऑफिस में पूरा दिन बिताया। चांदनी ने पूरा टाइम ध्वनि के स्कूल के बाहर अटेंडेंस दी अपनी। एक्स्ट्रा बैटरी, एक्स्ट्रा वायर, मेरे ख्याल से एक लूप भी था, एक लूप साथ में ले करके पूरा टाइम ध्वनि के स्कूल के बाहर बैठे ना। तो एक कॉन्फिडेंस था कि चलो ठीक है, लूप नहीं चेंज हो पाएगा, एटलीस्ट बैटरी चेंज हो पाएगी, बैटरी की केयर हो पाएगी। जब तक ध्वनि समझदार नहीं बनती, खुद हैंडल करने के लिए नहीं बनती। क्योंकि शुरू में एक इंसिडेंस ये हुआ था कि ध्वनि का एडमिशन DLDAV में हुआ जी, वहाँ उन्होंने पहले दिन ही बोल दिया कि हमारे पास स्पेशल टीचर नहीं है टेक केयर करने के लिए। उस टाइम लॉकडाउन भी था, उस टाइम कोविड का ऐसा इम्पैक्ट था कि सारी ऑनलाइन क्लासेस थी। तो मैं ये सोचा कि इसकी एजुकेशन हैम्पर ना हो, एटलीस्ट ऑनलाइन क्लास हमको घर में लेनी है, हमारी नज़रों के सामने रहेगी। लेकिन सडनली उसके बाद स्कूल जब ओपन हुए तो कुछ टाइम इसको स्कूल जाना था। जब ये स्कूल जाने लगी तो चांदनी बाहर बैठने लगी फिर, लेकिन वो फेज़ भी जल्दी निकल गया। इसका एडमिशन हमने दोबारा ट्राई किया अच्छे स्कूल के लिए, CRPF में मिल गया एडमिशन, वहाँ स्पेशल एजुकेटर मिल गया, वहाँ पर इंचार्ज मैम मिल गई, वहाँ की प्रिंसिपल और हमारी एक कस्टमर कह लें वो फ्रेंड निकली। तो ध्वनि का और भी टेक केयर इसीलिए हो रहा है। नहीं तो अब हम उस डर से ऊपर है, बिल्कुल। है ना, कि अब वो फेस निकल चुका है। बीच में ये भी होता था कि ध्वनि को हम अकेला कैसे कहीं छोड़ दें, तो शुरू हमने किया अपने रिलेटिव्स के बीच में, जो हमारे नियर बाय जितने रिलेटिव्स रहते हैं, 1 घंटे के लिए, आधे दिन के लिए, पूरे दिन के लिए ध्वनि को उनके यहाँ छोड़ना शुरू किया। और उनको ये बताया कि कुछ भी हो, जस्ट गिव अ कॉल, हम दोनों में से कोई ना कोई वहाँ पहुँचेगा, कोई भी दिक्कत अगर होती है। तो ऐसे फिर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि इसको अब स्कूल जाने दे सकते हैं। सो एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट के बाद थोड़ा सा बाकी सोसाइटी में घुलना मिलना सीखना, ताकि बच्चा कंफर्टेबल हो, और दूसरा इससे सोसाइटी भी कंफर्टेबल होती है। मतलब जैसे अगर हम किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ते भी हैं, तो जब वो ध्वनि के साथ इंटरेक्ट करते होंगे, उनमें भी कॉन्फिडेंस आता होगा कि हाँ, इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, ऐसा नहीं है, हाँ ये बच्चा भी आम दूसरे टिपिकल हियरिंग बच्चों की तरह ही है। तो इससे दोनों का इंटीग्रेशन, जिसको आज शुभा मैम ने फर्स्ट सेगमेंट में बताया कि इंक्लूजन इज़ अ प्रोसेस, तो सोसाइटी भी उसी तरह से बच्चे को इंक्लूड करना शुरू करती है। तो ये आई थिंक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि हम सोसाइटी के साथ पहले इंटीग्रेट करें। वैसे 1-2 बार हुआ इसके स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई, मैं इसको अपने ऑफिस ले गया। ऑफिस में जिस सेक्शन में मैं बैठता था, मैंने इसको वहाँ नहीं बिठाया, दूसरे सेक्शन में जो लेडी स्टाफ वगैरह थे जी, उनके बीच बिठा दिया। मैं कहा एटलीस्ट सब सेम एज ग्रुप हैं, घुलेंगी मिलेंगी बातें करेंगी, एटलीस्ट इसको भी एक कॉन्फिडेंस होगा कि कैसे बैठना है, बीच में लोगों के बीच में कैसे बैठना है।
शैतानी नहीं करनी, और बाकियों को भी पता लगे कि आज के टाइम में इस चीज़ का इलाज है। राइट। सबसे बड़ी चीज़ मेरे ख्याल से एक इंसिडेंस वो रिलायंस वाला भी हुआ था। हाँ, एक इंसिडेंस हुआ था हमारे साथ कि हम रिलायंस गए हुए थे। हाँ। तो वहाँ पे कोई एक लेडी थी जो डेफ एंड डम्ब थी। अच्छा तो उसने इसकी डिवाइस देखी और वो मेरे पास आई। अच्छा। उसने अपनी लैंग्वेज में कि ये क्या है, हाँ। से आवाज़ आती है, ऐसे करके उसने मेरे पूछा। तो फिर मैंने उसको उसकी लैंग्वेज में समझाया कि ये ऑपरेशन होता है, ये डिवाइस है। तो उसका ये था, मैं जब छोटी थी तो नहीं थी। हाँ ये हमारे साथ एक हुआ था। करेक्ट। तो आई एम ब्लेस कि हमारे साथ हम करवा सके। हाँ। और हमारे बच्चे को जब प्रॉब्लम आई तो उस टाइम पे डिवाइस थी। हाँ। और उससे आज ये एक नॉर्मल बच्चे की तरह है। हाँ जब चांदनी ने मेरे को चीज़ बताई कि रिलायंस में वो जब लेडी मिली, जी। जब ध्वनि का ऑपरेशन होना था उसके पहले हम 2-3 पेरेंट्स के घर गए थे जिनके बच्चों को कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी हुई थी। जी। तो वहाँ पे एक लेडी ने बोला कि कल को आपकी बेटी बड़ी होगी, उसको पता लगेगा कि उस ज़माने में इसका इलाज था और आपने नहीं कराया। कितनी अच्छी बात बोली उन्होंने कि क्योंकि इस समय तो हम डिसीजन मेकर हैं बच्चों के बिहाफ पे, और समय पे लिया हुआ डिसीजन अगर वो समय चला जाता है, क्योंकि कई बार अब भी हमारे पास 12-13 साल के बच्चों के पेरेंट्स आते हैं कि अब कॉक्लियर इम्प्लांट करवाएं तो हमारा बच्चा बोलेगा, तो हम बिल्कुल साफ बोल देते हैं कि अब वो स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट की एज तो निकल चुकी है, तो वो एक्सपेक्ट करना सही नहीं है। तो समय बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस समय पर क्या काम किया जाए। तो अब ध्वनि हर स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लेती है, क्या क्या करते हो स्कूल में बताओ? मैं स्कूल में फंक्शन करती हूँ अच्छा और मैं सिंगिंग करती हूँ वेरी गुड। और मैं डांस करती हूँ। अरे वाह, तो सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? डांस। डांस करने में। वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी हम यहाँ तो डांस नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आपसे गाना ज़रूर सुनेंगे, है ना? लेकिन पहले हम मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी हम ध्वनि का गाना सुने। आपने नाम ही इतना सुंदर रखा हुआ है ध्वनि, तो वो गाना तो गाएगी बट डांस तो ध्वनि की आवाज़ सुनने में ही हमें बहुत टाइम लग गया। क्योंकि अब इतनी मीठी ध्वनि है कि हम उसको बार बार सुनना चाहते हैं, है ना? इससे पहले कि हम ये एपिसोड का लास्ट सेगमेंट ध्वनि के गाने से ख़त्म करें, आप जो बाकी पेरेंट्स हैं जो इस जर्नी में, इस प्रोसेस में अभी शुरू हुए हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो डिवाइस आपको फुल डे बच्चे को लगानी है। वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद आपको मैपिंग, जो भी आपको गाइडेंस मिले, मैपिंग टाइमली होनी चाहिए और इसकी AVT यानी कि ऑडियो वर्बल थेरेपी होनी चाहिए प्रॉपर। बस इसी तरीके से जैसे थेरेपिस्ट आपको गाइड करता रहे उसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए तो बच्चे में प्रोग्रेस होगी। वाह। मैं इस पूरी जर्नी का थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी को, जो जिन्होंने अपना अपना रोल प्ले किया है। मेन डॉक्टर हमारी जिन्होंने ऑपरेट किया, देन सबसे बड़ा रोल है स्कूल का, भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है CRPF स्कूल, वहाँ की इंचार्ज मैम, क्लास टीचर्स, और मेन इसकी जो म्यूज़िक जो ये है इसकी म्यूज़िक मैम निवेदिता मैम। देन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप जब भी स्कूल चूज़ करें तो उसमें ये देखें कि स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए। बहुत बड़ी हेल्प होती है स्पेशल एजुकेटर से। करेक्ट। सो अर्ली इंटरवेंशन, बिल्कुल, गुड ऑडियोलॉजी, गुड सर्जरी, सारा मिला के हमारी प्यारी ध्वनि जो है अब हम एक प्यारा सा गाना सुनाएंगी, है ना? आप क्या गाना सुनाओगे या आप जो सरगम सीख रहे हो, सरगम जो आपका मन करता है, सरगम सुनाओगे? ठीक है। सागा सागा मगरे सनी रे नी रे नी रे गरे सनी सरे गम पा दप मगरे सरे गम पा दप मगरे पा मगरे सा गरे सा गरे सा। वाह,
आई थिंक मैं ही इमोशनल हो चुकी हूँ इसको सुन के कि एक ऐसा वक्त था जब हम सोचते थे कि जो सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता, लेकिन आज ध्वनि ने ये प्रूव किया है जो सुन नहीं सकता वो गाना भी गा सकता है. With that note, thank you so much for listening to us, listening to this podcast. If you like it, please like, share, subscribe, क्योंकि हम ऐसे ही अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करते रहेंगे ताकि ये हर बच्चा एक एबल्ड सिटीजन बन सके. थैंक यू.